हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है। वो आज पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सबसे पहले देख सकते हो कि 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि किस स्टेट में जो है परसेंटेज वाइज में यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसे सजाना था। ये पूछा गया है कि फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, परसेंटेज वाइज सजाना है उसको, यानी जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको। फिर मेंस में देखो आप पूछा गया है 2020 में ही पूछा गया है कि एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस ऑफ इंडिया एंड इट्स रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जो फॉरेस्ट रिसोर्स का जो स्टेटस क्या है इंडिया में उसको एग्जामिन करना है। यानी पहले आप डेटा से स्टार्ट करो कि क्या फॉरेस्ट रिसोर्सेस है इंडिया में, और उसके अंदर एग्जामिन करो कि डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों आप बता दो क्लाइमेट चेंज पे। उसका जो फाइनल एक कंक्लूजन दे दो। और उसके अंदर फिर उसी तरीके से आप 2019 में देखोगे यहाँ पे क्या पूछा है कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स में जो डिप्लीशन हो रहा है उसका क्या कारण है, एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन दी मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी, यानी कोस्टल इकोलॉजी को मेंटेन करने में वो किस तरीके से हेल्प करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में 10 मार्क्स में, यानी 150 वर्ड में ये लिखना था। ये 15 मार्क्स में पूछा गया था। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हो जा करके मेंस में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है। तो इसे जो पब्लिश करता है एक बॉडी है, वो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसके अंदर आती है। वो इसे पब्लिश करती है, जो कि बाय एनुअली पब्लिश करती है। बाय एनुअली मीन्स 2 साल में एक बार पब्लिश करती है, यानी वंस इन ए 2 ईयर, यानी 2 साल में एक बार वो पब्लिश करती है। इसी को बोलते हैं बाय एनुअल रिपोर्ट। अब बाय एनुअल होता है, बाय एनुअल मीन्स एक साल में 2 बार। आप 2 साल में एक बार उसको क्या बोलेंगे, बाय एनुअल बोलेंगे। तो ये बाय एनुअल रिपोर्ट है। सबसे पहले नंबर जो फर्स्ट बार पब्लिश किया गया था ये रिपोर्ट, वो 1987 में किया गया था। तो इस तरीके से अभी आप देखोगे जो 2019 वाली रिपोर्ट है वो ये 16वां एडिशन है, यानी 16th एडिशन है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको कि स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है कि कौन सा एडिशन है ये। तो 16th एडिशन है, यानी 16th सीरीज है ये। ये जो रिपोर्ट है ये प्रोवाइड करता है स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के बारे में कंट्री का, एंड चेंजेज देयर ऑन, और उसमें क्या क्या चेंजेज देखने को मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी कितना चेंजेज हुआ है। फिर द फॉरेस्ट कवर असेसमेंट जो होता है वो वॉल टू वॉल मैपिंग एक्सरसाइज होता है, जो कि बेस्ड होता है रिमोट सेंसिंग के बेसिस पे ये किया जाता है। यानी जो है इसरो का जो है सैटेलाइट के हेल्प से उसका यानी डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है, यानी ये उससे यानी प्रोक्योर करती है एफएसआई, और उसी के डेटा को यानी असेसमेंट किया जाता है, उसी के हेल्प से ये पूरा रिपोर्ट दिया जाता है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से हम लोग पहले ये हम लोग पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये भी पूछ सकता है यूपीएससी। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक प्रीमियर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। इसका मेन मकसद है कि असेसमेंट और मॉनिटरिंग प्रोवाइड करती है, यानी असेसमेंट और मॉनिटरिंग प्रोवाइड करती है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो भी कंट्री में है, यानी कंट्री में जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उसका असेसमेंट करेगी और मॉनिटरिंग करेगी। इसी के बेसिस पे वो अपना रिपोर्ट तैयार करती है। और इसके अलावा यानी असेसमेंट और मॉनिटरिंग के अलावा ये जो है ट्रेनिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो ये ओरिजिन कब हुआ था, यानी इसका हिस्ट्री क्या है, इवॉल्व कैसे हुआ, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कैसे हुआ। तो इससे पहले एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1965 में। उस प्रोग्राम का नाम था प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर के इसे लॉन्च किया था 1965 में। उसी को ये जो है सक्सीड किया है, यानी उसी को ये सक्सीड कर, यानी उसी को ये रिप्लेस किया है। 1 जून 1981 को इसको एस्टेब्लिश किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, कि अब जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, यानी वुड बेस्ड इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए जो रॉ मटेरियल का ज़रूरत है उसको असर्टेन करना, यानी उसका पता लगाना कि कितना अवेलेबल है, कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है वुड इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। सिलेक्टेड एरिया जो होगा कंट्री में वहाँ पे किया जाता है। लेकिन 1976 में एक कमीशन बैठाया गया एग्रीकल्चर पे, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर,
आपने सुना होगा नाम स्वामीनाथन कमेटी, उन्होंने रिपोर्ट दिया, उन्होंने रिकमेंड किया कि एक नेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि क्या करेगा, एक रेगुलर पीरियोडिक और कम्प्रिहेंसिव फॉरेस्ट रिसोर्स सर्वे करेगा कंट्री का। इसी के कारण से जो है FSI का क्रिएशन होता है 1981 में जून 1 को। बाद में इसी का जो है यानी क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, बाद में फिर इसको गवर्नमेंट जो है कुछ और मैंडेट देती है और बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया जाता है। और इसका मैंडेट को इसलिए चेंज किया जाता है ताकि जो चेंजिंग नीड्स हो रहा है सोसाइटी का, एस्पायरेशन जो चेंज हो रहा है लोगों का, उसको ये फुलफ़िल कर सके। इसका हेड क्वार्टर जो है वो देहरादून में है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपसे पूछ सकता है यूपीएससी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी इस तरह का दे सकता है स्टेटमेंट बना करके। ये 2 रिपोर्ट पब्लिश करती है, एक तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि 2 साल में एक बार पब्लिश करती है, और दूसरा जो है द रिपोर्ट ऑन इन्वेंट्री ऑफ वुड कंजप्शन। तो ये 2 रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि द रिपोर्ट ऑन इन्वेंट्री ऑफ वुड कंजप्शन ये कौन पब्लिश करती है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट तैयार किया है 2019 वाला, इसमें उसने कुछ चेंजेज किया मेथडोलॉजी में। यानी उसने क्या किया, न्यू टेक्नोलॉजी को पहले सबसे पहले में अडॉप्ट किया है असेसमेंट के लिए। यानी सिंपल मैंने आपको बताया था कि ये जो है यानी जो डेटा कलेक्ट करती है इसरो, उसके सैटेलाइट का डेटा को ये प्रोक्योर करती है, उसी का ये इंटरप्रिटेशन करती है, उसी के बेसिस पे ये क्या करती है, अपना असेसमेंट देती है, यानी मैपिंग तैयार करती है। तो ये जो करंट असेसमेंट किया है, इसमें जो सैटेलाइट यूज किया गया है और जो यानी सेंसर यूज किया गया है सैटेलाइट में, वो है ऑर्थो रेक्टिफाइड LISS 3 डेटा ऑफ IRS रिसोर्स सेट 2, उसको यूज किया गया, यानी इस सैटेलाइट को यूज किया गया। IRS मीन्स इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो ये ध्यान में रखना है। बाकी इससे ज़्यादा वो पूछ नहीं सकता है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है ये। बाकी रिसोर्स सेट आप जानते हो कि रिसोर्स के मैपिंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि अर्थ पे जो रिसोर्सेस यानी इंडिया में जो भी रिसोर्सेस है उसको मैपिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, जो कि एक सैटेलाइट है, इसको यूज किया जाता है। अब इसरो ने पहली बार जो है इसने क्या किया है कि जो चैम्पियन और सेट क्लासिफिकेशन ने जो फॉरेस्ट टाइप को क्लासीफाई किया है 16 टाइप में, उसका भी यानी कौन सा फॉरेस्ट जो है कितना एरिया में कवर करता है, किस एरिया में कितना परसेंटेज को कवर करता है एरिया को, कौन सा फॉरेस्ट टाइप कितना परसेंटेज एरिया को कवर करता है, उसका भी ये रिपोर्ट तैयार किया है। ये पहली बार इसने किया है। इसके अलावा उसने नंबर ऑफ ट्री, श्रब्स, हर्ब स्पीसीज, इसके अलावा उसने जो है शैनन वीनर इंडेक्स जो है स्पीसीज रिचनेस के बारे में जानकारी देता है। स्पीसीज रिचनेस कहने का मतलब यानी 2 चीज़ होता है, एक होता है स्पीसीज रिचनेस, एक होता है स्पीसीज इवेंटनेस, जो कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा जान लो कि स्पीसीज रिचनेस क्या होता है। स्पीसीज रिचनेस ये बताता है कि कितना डिफरेंट वैरायटी का स्पीसीज प्रेजेंट है। जैसे आप ट्री स्पीसीज का ही बात करोगे तो ट्री स्पीसीज कितने तरह का डिफरेंट ट्री स्पीसीज प्रेजेंट है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, उसी को बोलेंगे स्पीसीज रिचनेस। तो उसके बारे में भी ये डेटा प्रोवाइड किया है इस बार डिफरेंट स्टेट के लिए और यूटी के लिए। और ये हर एक फॉरेस्ट टाइप जो है यानी 16 जो ग्रुप है, यानी चैम्पियन सेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो 16 टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है, उसमें हर एक में जो है स्पीसीज रिचनेस को वो उसका भी डेटा ये प्रोवाइड किया है। अब हम लोग जानते हैं फॉरेस्ट कवर के बारे में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट कवर को जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है। तो फॉरेस्ट कवर का डिफिनेशन क्या है, मतलब वो सारे लैंड जो कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया हो, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया। 1 हेक्टेयर एरिया कहने का मतलब ये हुआ कि 0.01 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को बोलते हैं 1 हेक्टेयर एरिया। यानी फॉरेस्ट कवर उसे बोलेंगे कि वो सारे एरिया जो कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो और वहाँ पे जो कैनोपी डेंसिटी जो होगा वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ 1 हेक्टेयर लैंड यानी 1 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया होना चाहिए। यानी वो सारे 1 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया वाला लैंड जहाँ पे 10% से ज़्यादा ट्री यानी कैनोपी डेंसिटी है, वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आएगा। चाहे उसका लीगल स्टेटस कुछ भी हो, ओनरशिप कुछ भी हो, चाहे वो एक पब्लिक हो यानी गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हो, गवर्नमेंट एरिया हो, या तो वो प्राइवेट यानी कोई पर्सन यानी कोई इंडिविजुअल वो फॉरेस्ट को ग्रो कर रहा हो, तो दोनों इस कैटेगरी में आ जाता है, चाहे उसका ओनरशिप कुछ भी हो या लीगल स्टेटस कुछ भी हो। सच लैंड्स मे नॉट नेसेसरली बी ए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ही होना चाहिए। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहने का मतलब वो एरिया होता है जो कि गवर्नमेंट जो है अपने एक्ट के अकॉर्डिंग
डिक्लेयर करती है, यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट जो डिक्लेयर करती है उसी को बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यानी जिसको गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि ये फॉरेस्ट है तो उसी को बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑर्कार्ड्स हो गया, बम्बू हो गया, पाम हो गया, ये सब भी इसके अंदर आता है। तो ये ध्यान में रखना है कि एरिया होना चाहिए 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, और ट्री कैनोपी डेंसिटी जो होना चाहिए, नहीं कैनोपी डेंसिटी जो होगा वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो क्या होगा, वो फॉरेस्ट कवर में आएगा, चाहे वो लीगल स्टेटस या ओनरशिप उसका कुछ भी हो। तो आप पहले ये कैनोपी डेंसिटी समझ लो क्या होता है। कैनोपी डेंसिटी आप देख रहे होगे, ये ट्री है जैसे, तो ये इसका जो कितना एरिया को, यानी ये जो यानी कब एरिया जो होता है अम्ब्रेला जैसा जो होता है, यानी जैसे मान लो ये कि ट्री है तो ये इसी को बोलते हैं कैनोपी। तो ये इसी को बोलते हैं कैनोपी। अगर कैनोपी डेंसिटी यानी बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो उसको बोलेंगे क्या चीज़, वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो इसी के आधार पे 3 तरीके का फॉरेस्ट कवर को डिफाइन किया गया है, यानी कैनोपी डेंसिटी के बेसिस पे फॉरेस्ट कवर को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि 10% से ज़्यादा जहाँ पे भी कैनोपी डेंसिटी होगा और वो लैंड कितना होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो क्या होगा, फॉरेस्ट कवर के डेफिनेशन में आ जाएगा। तो मान के भी ये मैं चल रहा हूँ कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है, अगर वहाँ पे यानी 10% से ज़्यादा अगर कैनोपी डेंसिटी होता है तो क्या होगा, फॉरेस्ट कवर में आ गया। लेकिन कहीं पे क्या होगा, ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा होगा और कहीं पे सबसे ज़्यादा होगा, तो उसके बेसिस पे भी 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो वो सारे लैंड जहाँ पे ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है 70% या 70% से ज़्यादा होगा, मोर देन और इक्वल टू 70% होगा, तो वो जो होगा वेरी डेंस फॉरेस्ट के कैटेगरी में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, ये देखो आप वेरी डेंस फॉरेस्ट का एग्जांपल है, कितना क्लोज यानी ट्री है। फिर उसी तरीके से मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट मीन जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी क्या होगा, 40 से 70% के बीच में होगा, तो वो क्या होगा, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होगा। जैसे कि आप ये एग्जांपल में देख सकते हो, ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का एग्जांपल है। फिर ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट क्या हो गया, जहाँ पे 10% के आसपास हो, यानी 10% कैनोपी डेंसिटी 10% होना चाहिए और 40% से कम होना चाहिए। 10 से 40% के बीच में अगर होगा तो उसको बोलेंगे ओपन फॉरेस्ट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है, ये ओपन फॉरेस्ट का एग्जांपल है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि जहाँ पे 70% या 70% से के बराबर अगर कैनोपी डेंसिटी होगा तो क्या होगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया। और जहाँ पे 40 से 70% के बीच में कैनोपी डेंसिटी होगा वो क्या होगा, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के बीच कैटेगरी में आएगा। और जहाँ पे 10 से 40% के बीच में यानी कैनोपी डेंसिटी होगा तो वो क्या होगा, वो ओपन फॉरेस्ट के कैटेगरी में आएगा। और जहाँ पे जो है यानी 10% से कम होगा अगर फॉरेस्ट यानी कैनोपी डेंसिटी अगर 10% से कम होगा, लेकिन लैंड एरिया क्या है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, लेकिन कैनोपी डेंसिटी 10% से कम है, तो वो स्क्रब के कैटेगरी में आ जाएगा, स्क्रब के कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो स्क्रब हो गया। तो इसमें से आप देख सकते हो कि कौन सा यानी ट्री के कैटेगरी में आएगा, यानी फॉरेस्ट कवर के कैटेगरी में आएगा, और कौन सा फॉरेस्ट के कवर के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये देखो, ये तीनों केवल आएगा फॉरेस्ट कवर के कैटेगरी में, बाकी ये स्क्रब वाला जो एरिया है ये फॉरेस्ट कवर के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, जहाँ पे भी यानी कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% होगा तो वो स्क्रब के कैटेगरी में आ जाएगा। अगर नन और जो भी ना तो किसी भी क्लास में इंक्लूड नहीं किया हुआ, चाहे वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हो गया, या तो ओपन फॉरेस्ट हो गया, ये तीनों में से किसी कैटेगरी में और स्क्रब के भी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया है तो उसको बोलेंगे नॉन फॉरेस्ट एरिया। जैसे कि वाटर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ISFR 2019 के अकॉर्डिंग स्टेटस इसका देखते हैं कि कौन सा फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। तो आप देखो, वेरी डेंस फॉरेस्ट अगर देखोगे तो वो लगभग 99,278 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि अगर जोग्राफिकल एरिया का देखोगे तो लगभग 3.02% है। यानी टोटल जो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर, इसका 3.02% में जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट है। और उसके बाद जो है 9.38% में जो है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, और ओपन फॉरेस्ट जो है 9.26% जो है जोग्राफिकल एरिया उसमें ओपन फॉरेस्ट है। और स्क्रब देखोगे तो लगभग 1.41% एरिया जो है स्क्रब के कैटेगरी में आता है, और नॉन फॉरेस्ट वाले कैटेगरी में आ गया 76.92%। और यहाँ पे भी ये सेम पाई चार्ट में देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, तो मॉडरेट
मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के कैटेगरी में आता है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट यानी जो है वो है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। और उसके बाद क्या हो गया, ओपन फॉरेस्ट हो गया, उसके बाद हो गया वेरी डेंस फॉरेस्ट, और उसके बाद स्क्रब। स्क्रब तो फॉरेस्ट कवर के कैटेगरी में आएगा ही नहीं। और ये यानी आप तीनों में देखोगे कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, तीनों में से सबसे ज़्यादा किसका है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, मूव, MOV, यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा, उसके बाद ओपन फॉरेस्ट, उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन फॉरेस्ट कवर का स्टेट और यूटी वाइज अपन स्टेटस देख लेते हैं कि किस स्टेट या यूटी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मिला है, एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट या यूटी, ये इस कॉलम में देख सकते हो। यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया टोटल बता रहा है कि उस स्टेट में का कितना ज्योग्राफिकल एरिया है। जैसे कि आप बिहार से अगर हो तो बिहार में आप देख सकते हो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, यही है बिहार का एरिया। उसी तरीके से आप यूपी का देख सकते हो, MP का देख सकते हो। जैसे कि यूपी में देखोगे तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया है उत्तर प्रदेश का। और भी MP का देख सकते हो। फिर उसी तरीके से 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये हो गया मध्य प्रदेश का एरिया। तो इस तरीके से एरिया देख सकते हो। राजस्थान का देख सकते हो। फिर उसी तरह से 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, यानी सबसे ज़्यादा एरिया क्या कहाँ पे है, वो राजस्थान का है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। ये तो ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, किस स्टेट का कितना ज्योग्राफिकल एरिया है। अब यहाँ पे फॉरेस्ट का देखते हैं, असेसमेंट करते हैं कि फॉरेस्ट कवर कहाँ पे कितना है। तो आप फॉरेस्ट कवर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट अगर देखोगे तो आंध्र प्रदेश में ही अगर देखोगे तो जितना इसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से 1,994 स्क्वायर किलोमीटर में वेरी डेंस फॉरेस्ट है, और 13,938 स्क्वायर किलोमीटर में जो है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, यानी जिसका कैनोपी डेंसिटी होगा कितना होगा, 40 से 70% के बीच में होगा। और वहीं पे आप देखोगे ओपन फॉरेस्ट जो कि 10% से 40% के बीच में होगा, वो है 13,205 स्क्वायर किलोमीटर। ये था आंध्र प्रदेश का हो गया। और टोटल ये तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल फॉरेस्ट कवर निकल जाएगा। तो ये देखो आंध्र प्रदेश में टोटल एरिया इसका था 1,62,968 स्क्वायर किलोमीटर, और टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है यहाँ पे 29,137 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसमें से इस यानी 29,137 इसको डिवाइड करोगे, अगर 162,968 से अगर डिवाइड करोगे तो ये परसेंटेज पूरा आ जाएगा। तो ये परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया देखोगे तो 17.88% आ जाएगा, यानी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जितना उस स्टेट का उसके रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो इतना परसेंट एरिया में लगभग 18% एरिया में क्या है, फॉरेस्ट कवर है आंध्र प्रदेश में। तो उसी तरीके से सारा स्टेट का आप देख सकते हो। लेकिन हम लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि टॉप 5 स्टेट क्या है, कौन सा है, एरिया वाइज यानी और परसेंटेज वाइज भी देखना है और एरिया वाइज भी देखना है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसको देखना है, एरिया देखने के लिए टोटल फॉरेस्ट कवर को देखेंगे और परसेंटेज वाली कॉलम को देखेंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहले नंबर आप देखो, ध्यान से देखो कहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया है। तो आप देखोगे इसमें है 77,482 स्क्वायर किलोमीटर जो कि MP में है, यानी एरिया वाइज अगर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है तो वो कहाँ पे है, तो वो MP में है। तो एरिया वाइज सबसे टॉप में कौन हो गया, MP। एरिया वाइज मैं बता रहा हूँ कि एरिया वाइज मीन्स सबसे ज़्यादा एरिया में कौन यानी फॉरेस्ट लगाए हुए हैं पूरा कंट्री में। तो सबसे ज़्यादा एरिया है मध्य प्रदेश, फॉरेस्ट कवर को कवर किए हुए हैं। दूसरा नंबर पे कौन है, तो आप देखो मध्य प्रदेश के बाद कौन है सबसे ज़्यादा एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 66,688 स्क्वायर किलोमीटर में है जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। तो अरुणाचल प्रदेश दूसरा नंबर पे हो गया। फिर क्या हो गया, और देखो इसके बाद तीसरा नंबर पे कौन आएगा, तो देखो अब छत्तीसगढ़ है, तीसरा नंबर पे हो गया छत्तीसगढ़। फिर चौथा नंबर पे कौन हो गया, अब देखो ध्यान से, ये तो महाराष्ट्र है, उससे भी ज़्यादा है किस कहाँ पे, उड़ीसा में। तो उड़ीसा। अब पाँचवा नंबर पे कौन हो गया, तो फिर महाराष्ट्र। तो ये टॉप 5 स्टेट को याद रखना है जो कि एरिया वाइज है। आप इस तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हो कि माचो महाराष्ट्र, M4 MP, A4 अरुणाचल प्रदेश, CH4 हो गया, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। ये टॉप 5 स्टेट हो गया एरिया वाइज। अपन देख रहे हैं कि एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कौन फॉरेस्ट कवर को, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है। तो एरिया वाइज अगर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है तो वो MP में है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उड़ीसा में है।
अब इसमें परसेंटेज वाइज भी देख लेते हैं अपन कि ये पांचों जो है इसमें परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। ये पांचों वाले कैटेगरी में देख रहे हैं क्योंकि यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे इसके जस्ट सामने चले जाओ, सबसे पहले बताए एमपी के सामने चले जाओ। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, एमपी में। तो एमपी में अब चले जाओ, तो एमपी में देखो यहाँ पे है, तो इसके सामने यहाँ पे परसेंटेज वाइज 25.14% है एमपी का। तो इसके सामने जस्ट लिख दो 25.14%। उसी तरीके से सबका लिख दो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एमपी में जो है अगर उसका जितना एरिया है, टोटल जोग्राफिकल एरिया जितना है, उसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो 25.4% एरिया में जो है उसका फॉरेस्ट कवर है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में देखोगे कि उसका एरिया तो कम है, लेकिन उसमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो फॉरेस्ट कवर में आता है, जिसे 79.63% उसका एरिया जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया का 80% एरिया लगभग जो है फॉरेस्ट कवर है। छत्तीसगढ़ में उसी तरीके से देखोगे कि छत्तीसगढ़ का जितना टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 41.13% जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। फिर उड़ीसा का देखोगे तो उड़ीसा का क्या हो गया, 33.15% हो गया एरिया जो है फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। फिर उसी तरीके से महाराष्ट्र का देखोगे तो 16.5% के अंदर आता है। यानी अगर परसेंटेज वाइज देखोगे ये पाँचों का, तो सबसे नंबर 1 में कौन आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो अब सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, फिर उड़ीसा आ जाएगा। फिर चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन आएगा, महाराष्ट्र आएगा। तो यहीं से आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इसमें क्या पूछ रहा है कि ये चार दिया है, इसको बोल रहा है अरेंज करने के लिए विथ रेफरेंस टू स्टेट मेंशन अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। परसेंटेज वाइज ये पूछ रहा है ऑफ द टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया जितना स्टेट का है उसके रिस्पेक्ट में कितना परसेंट एरिया को वो फॉरेस्ट कवर में आता है उसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में उसको सजाना है। यानी सबसे कम किस में था, तो महाराष्ट्र में था, तो महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 में आ जाएगा, 3 हो गया। 3 के बाद में कौन आ जाएगा, यानी 3 पहले हो गया, बी और सी क्या हो गया, बाहर हो गया। सबसे कम था महाराष्ट्र में। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन था, दूसरे नंबर पे था उड़ीसा 4। उसके अंदर कौन था, एमपी। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, छत्तीसगढ़ में था, 3-4-2-1 सॉरी। तो यहाँ से आप पहले देख लो चारों को कि यहाँ पे सबसे कम किसका था, महाराष्ट्र का था। उसके अंदर किसका था, यानी 1 नंबर में महाराष्ट्र आ जाएगा, और उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद में फिर उड़ीसा आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा। तो यहाँ से ध्यान, तो यहाँ से अब देखो सबसे कम कहाँ पे था, महाराष्ट्र में। तो यानी सबसे कम वाले से स्टार्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में से जाना है। 3 हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद कौन था, मध्य प्रदेश था। फिर मध्य प्रदेश के बाद कौन था, उड़ीसा था, यानी 4 हो गया। 3-2-4-1 यानी 3-2-4-1 देखो यहाँ पे, तो सी आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे देखो आप सीधे याद करके जाओगे कि एरिया वाइज आप याद करके जाओगे कि एरिया वाइज टोटल कौन था, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में पूछ लिया, इसलिए टॉप जो एरिया वाइज था उसका परसेंटेज ध्यान में रखना है कि परसेंटेज वाइज कौन ज़्यादा है ये पाँचों में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो इस यानी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो टोटल जो है कंट्री में 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है फॉरेस्ट कवर के अंदर है। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो 21.67% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया जितना है इंडिया का, टोटल जोग्राफिकल एरिया इतना है 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से इसका जो है इसका 21.67% जो है वो क्या है, फॉरेस्ट कवर के अंदर में आता है। और अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखोगे, 2017 वाले रिपोर्ट के कंपैरिजन में देखोगे तो लगभग 3,976 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में क्या हुआ, इंक्रीमेंट देखने को मिला, यानी इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर, यानी 4,000 स्क्वायर किलोमीटर से लगभग इंक्रीज हुआ है। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो लगभग 0.56% से इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर स्क्रब देखोगे टोटल इंडिया में कितना है, तो वो 46,297 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि जिसका यानी कैनोपी डेंसिटी क्या होगा, 10% से कम होगा। यानी स्क्रब टोटल इतना है और फॉरेस्ट कवर टोटल इतना है। अब परसेंटेज वाइज 21.67%, ये ध्यान में रखना कि कितना है, ये स्टेट पीएससी में पूछा जाता है।
तो वही चीज़ यहाँ पे देखो आप लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू ISFR 2019 टोटल एरिया ऑफ इंडिया अंडर फॉरेस्ट कवर ये 71.22 मिलियन हेक्टेयर जो है एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर है, जो कि 21.67% है किसका टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है कंट्री का उसका। बाकी ये वाला सेकेंड टर्म वो हम लोग जब ट्री कवर समझेंगे उसके बाद में फिर इसको हम लोग देखेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि ये पहली बार जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डेटा निकाला है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज उतना डिटेल निकालने के चलते जो है पहली बार जो है इसे 2 वॉल्यूम में पब्लिश करना पड़ा है। यानी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश किया है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट वो जो पब्लिश किया है वो 2 वॉल्यूम में है। एक वॉल्यूम जो है पूरा नेशन वाइज को डील करता है और सेकेंड जो है स्टेट वाइज को डील करता है, जिसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को भी कवर किया गया है। तो आपको 2 डिस्ट्रिक्ट स्टेट को ध्यान में रखना है, क्योंकि मोस्टली आप 2 ही स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हो, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो अगर आप जो भी स्टेट पीसीएस का देने जा रहे हो तो उसका कम से कम ध्यान में रख करके जाना। तो किस डिस्ट्रिक्ट में, अगर उत्तर प्रदेश का बात करें तो डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज अगर देखोगे यानी एब्सोल्यूट नंबर टर्म में देखोगे कि किस एरिया यानी किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है यूपी में, तो सबसे नंबर 1 में है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, दूसरा नंबर में होता है खेरी और तीसरा नंबर में है मिर्ज़ापुर। तो यहाँ से याद रखना कि सोनभद्र, खेरी और मिर्ज़ापुर टॉप 3 याद रखना है। फिर डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी एरिया वाइज कौन सा टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि सबसे कम देखने को मिलेगा फॉरेस्ट कवर, तो वो है संत रविदास नगर, सेकेंड है मऊ और थर्ड है मैनपुरी। और अगर परसेंटेज वाइज के टर्म में देखोगे यानी रिलेटिव टर्म में देखोगे तो सबसे नंबर 1 में आएगा सोनभद्र, उसके अंदर चंदौली, उसके अंदर पीलीभीत। फिर उसी तरीके से लोएस्ट फॉरेस्ट कवर अगर देखोगे परसेंटेज वाइज के टर्म में तो संत रविदास नगर और मैनपुरी और देवरिया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये यूपी के लिए हो गया। उसी तरीके से बिहार में देखोगे कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो है इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया यानी एब्सोल्यूट नंबर के टर्म में देखोगे तो सबसे ज़्यादा है भभुआ यानी जो कि कैमूर हो गया, फिर पश्चिम चंपारण और तीसरा नंबर पे है रोहतास। उसी तरीके से अगर लोएस्ट फॉरेस्ट कवर अगर एरिया वाइज के टर्म में देखोगे तो जहानाबाद, उसके अंदर शेखपुरा, उसके अंदर अरवल। अगर परसेंटेज वाइज के टर्म में देखोगे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है तो वो है जमुई में, दूसरा है भभुआ और उसके अंदर तीसरा है गया में। अगर लोएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है परसेंटेज वाइज के टर्म में तो वो है जहानाबाद, शेखपुरा और गोपालगंज। तो ये 2 स्टेट का आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोगों ने जो ऊपर में टेबल में देखा था वही चीज़ को यहाँ पे समराइज करके दिया हुआ है, आप सीधा इसी को याद रख सकते हो कि अगर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 वाला है इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में 3976 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो 0.54%। अगर एरिया वाइज के टर्म में देखोगे कि एब्सोल्यूट नंबर में कौन सा यानी स्टेट है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है एरिया वाइज के टर्म में, तो वो है सबसे नंबर 1 में कौन था, मध्य प्रदेश, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में उड़ीसा, उसके बाद में महाराष्ट्र। फिर उसी तरीके से अगर फॉरेस्ट कवर अगर परसेंटेज वाइज के टर्म में देखोगे परसेंटेज वाइज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट यानी उस स्टेट का जितना जोग्राफिकल एरिया है उसके टर्म में यानी उसका कितना परसेंट वो जो है फॉरेस्ट कवर है, तो उसमें से टॉप 5 स्टेट अगर देखोगे तो सबसे नंबर 1 में है लक्षद्वीप, जहाँ पे कि 90.33% जो है यानी फॉरेस्ट एरिया जो है फॉरेस्ट कवर के अंदर है। फिर मिजोरम हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया और मेघालय हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हम लोगों ने परसेंटेज वाला देखा था कि टोटल फॉरेस्ट कवर, तो वो जो था स्टेट और यूटी दोनों के लिए था कि स्टेट और यूटी दोनों को मिला करके बता रहा था। लेकिन अब हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं नीचे में ये केवल स्टेट का है कि टॉप 5 स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। टॉप 5 स्टेट का बात कर रहे हैं केवल, यहाँ पे यूटी का बात नहीं हो रहा, स्टेट का बात कर रहे हैं। वहाँ पे स्टेट और यूटी दोनों था मिक्स। तो वहाँ पे क्या था, लक्षद्वीप टॉप पे था, उसके दूसरा नंबर पे मिजोरम था, तीसरा नंबर पे अंडमान एंड निकोबार था, फिर अरुणाचल प्रदेश था, फिर उसके बाद में मेघालय था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे टॉप 5 स्टेट तो सबसे नंबर 1 में आएगा मिजोरम, दूसरा नंबर पे आएगा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा नंबर पे आएगा मेघालय, उसके चौथा नंबर पे मणिपुर और 5वां नंबर पे आएगा नागालैंड। ये परसेंटेज वाइज के टर्म में है, यानी उस स्टेट का जितना एरिया है उसका वो कितना परसेंट एरिया जो है फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। फिर टॉप 5 स्टेट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, यानी कौन सा टॉप 5 स्टेट है जहाँ पे कि फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, यानी वहाँ पे बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में से फॉरेस्ट कवर वहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। जैसे कर्नाटका सबसे नंबर 1 में है, यानी यहाँ पे जो है 1025 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया
फॉरेस्ट कवर के अंदर और इंक्रीज हुआ है। फिर आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे हुआ, फिर केरला हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया। इस तरीके से टॉप 5 स्टेट याद रखना है, 5 स्टेट और यूटी जो भी है। द स्टेट शोइंग लॉस इन फॉरेस्ट कवर, किस स्टेट में जो है फॉरेस्ट कवर का लॉस हुआ है, तो वो है मणिपुर, यानी वहाँ पे जो है 499 स्क्वायर किलोमीटर का लॉस हुआ है। फिर अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है, फिर तीसरे नंबर पे जो है मिजोरम है। अब अपन लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट कवर जो है इनसाइड और आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसके इनसाइड में कितना फॉरेस्ट कवर है और उसके आउटसाइड यानी उसके बाहर भी जो फॉरेस्ट कवर है। क्योंकि इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल स्टेटस, अगर कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है और 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड पे वो ग्रो किया हुआ है तो क्या होगा, फॉरेस्ट कवर में आएगा। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो फॉरेस्ट कवर में आएगा ही आएगा। लेकिन उसी में अब हम लोगों को देखना है कि कितना परसेंटेज फॉरेस्ट कवर जो है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अंदर है, कितना जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के बाहर है। तो सबसे पहले हम उसको जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता क्या है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या तो फॉरेस्ट एरिया सिंपल वो एरिया होता है, वो जोग्राफिकल एरिया होता है जिसको गवर्नमेंट जो है फॉरेस्ट डिक्लेयर करती है, जिसको गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देती है अपने रिकॉर्ड में, उसी को बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या तो फॉरेस्ट एरिया। इसमें जो मोस्टली होता है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होता है या तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करती है इस एक्ट के अंदर। यानी इस एक्ट के थ्रू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि वो क्या कर सकती है कि किसी भी फॉरेस्ट को जो है रिजर्व फॉरेस्ट या तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करने से ये हो जाता है कि वहाँ पे इलीगल जो है कटिंग हो, फेलिंग जो हो गया ट्री का, ये सब प्रोहिबिटेड रहता है। वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हो, ये सब बैन रहता है। और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने एक्ट के अकॉर्डिंग भी क्या करती है, वो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करती है। तो ये जो भी फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसी को फॉरेस्ट बोलते हैं, यानी फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है, यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं इसको। इट ऑल्सो इंक्लूड सच एरिया विच हैव बीन रिकॉर्डेड एज ए फॉरेस्ट इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड, जिसको गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी एज ए फॉरेस्ट डिक्लेयर करती है, वो भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर में आती है। यानी गवर्नमेंट जिसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया एज ए फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर में आएगी। अब आप देखो फॉरेस्ट कवर तो सिंपल डिफिनीशन है फॉरेस्ट कवर में, क्या कि 10% से ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए ओवर 1 हेक्टेयर लैंड। यानी 1 हेक्टेयर लैंड पे अगर मोर देन 1 हेक्टेयर लैंड पे अगर ग्रो हो रहा है फॉरेस्ट वहाँ पे और उसका कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा हो तो सिंपल फॉरेस्ट कवर के अंदर आ गया। लेकिन उसमें से कुछ क्या होगा, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर में आएगा, कुछ को यानी कुछ को गवर्नमेंट क्या करेगी, डिक्लेयर कर चुकी होगी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर चुकी होगी, यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगा या तो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर चुकी होगी गवर्नमेंट। कुछ जो होगा नहीं डिक्लेयर हुआ होगा। जैसे अब इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं इस बेन डायग्राम से। तो बेन डायग्राम से समझने से पहले ये आप समझो कि जैसे आप समझो कि ये एक समझो एक लैंड है, ठीक है, ये एक लैंड है, मान लो कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा ये लैंड है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है, यहाँ पे ग्रो हो रहा है। यहाँ पे मान लो कि इतना में जो है, इतना पार्ट में जो है यानी मान लो कि यानी कैनोपी डेंसिटी जो है 10% से ज़्यादा है। 10% से ज़्यादा है मतलब क्या हुआ, ये फॉरेस्ट कवर के अंदर इंक्लूड हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड पे फॉरेस्ट ग्रो हो रहा है, तो और यहाँ पे जो है 10% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर, यानी ये जो इस तरीके से दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे आप समझ लो कि यहाँ पे 10% से ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी है, तो ये क्या हो गया, फॉरेस्ट कवर के डिफिनेशन में आ गया। ये जो है यहाँ पे 10% से कम है कैनोपी डेंसिटी, ये वाली एरिया, ये जो सर्कल वाला दिख रहा है, तो ये वाली एरिया जो है 10% से कम कैनोपी डेंसिटी है, तो ये क्या हो गया, स्क्रब वाले डिफिनेशन में आ गया। तो ये जो है, अब मान लो जो ब्लू वाली कलर दिख रहा है, इतना वाले एरिया को मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में आ गया वो, यानी डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, उसे फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो अब क्या होगा, अब इसमें से देखो जो लेफ्ट वाला पार्ट है, यानी इतना वाला जो पार्ट है, ये क्या हुआ, ये फॉरेस्ट कवर तो है, यानी फॉरेस्ट कवर तो ये है, लेकिन ये क्या है, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में नहीं है, यानी विदाउट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब वहीं पे ये लेफ्ट वाला पार्ट देखो, तो ये वाले था फॉरेस्ट कवर, तो ये वाला फॉरेस्ट कवर है, लेकिन ये किसके अंदर में आ रहा है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इतना वाला एरिया जो हो गया ये फॉरेस्ट कवर है, साथ ही साथ किसके अंदर है,
रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर में, यानी इतना जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर में है। और वहीं पे जो ये लास्ट वाला बचा है, इसको मैं दूसरा कलर से दिखा रहा हूँ, ये मान लो मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ, तो ये वाली जो एरिया बचा है लास्ट, ये तो फॉरेस्ट कवर में नहीं आ रहा था, लेकिन ये क्या आ रहा है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में आ रहा है। यानी ये क्या हो गया कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आउटसाइड द फॉरेस्ट कवर, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे सबसे पहले नंबर ये वाली जो रेड वाली आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने पहले शो किया कि ये 10% से ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, फॉरेस्ट कवर हो गया। तो ये तो फॉरेस्ट कवर है इतना दूर, लेकिन अब क्या हो गया कि इसमें से कुछ पार्ट को गवर्नमेंट क्या किया है कि उसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में डिक्लेयर कर दिया है, यानी फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर में आ गया। कुछ पार्ट जो है डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो क्या होगा, आउटसाइड दी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, यानी फॉरेस्ट कवर जो होगा दोनों के अंदर होगा, इनसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। जैसे कि ये वाली है, ये क्या हो गया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आउटसाइड द फॉरेस्ट कवर हो गया। उसी तरीके से ये क्या हो गया, फॉरेस्ट कवर एरिया विद इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो गया। आइए क्या हो गया, फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो गया। आइए क्या हो गया, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो गया, जो कि ना तो ये फॉरेस्ट कवर नहीं है, यानी इतना रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी को अपन वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम में मान लो ये इतना एरिया जो है ये डिनोट कर रहा है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर कर दिया है। अब इसमें से देखो कुछ पार्ट इसमें से क्या होगा, फॉरेस्ट कवर के अंदर आएगा, तो ये मान लो फॉरेस्ट कवर का सर्कल डिनोट कर रहा है, तो ये फॉरेस्ट कवर हो गया। तो इतना वाला जो पार्ट है, यानी ये जो कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, फॉरेस्ट कवर विद इन दी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, विद इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसको डिनोट कर रहा। उसी तरीके से इधर वाला क्या हो गया, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वाला बाउंड्री है, ये फॉरेस्ट कवर है, यानी फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। उसी तरीके से ये क्या हो गया कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया तो है, लेकिन फॉरेस्ट कवर के अंदर में नहीं आता है, यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये क्या होगा, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया विदाउट फॉरेस्ट कवर, विदाउट फॉरेस्ट कवर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फॉरेस्ट कवर का आप रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में जो अगर आप स्टेटस देखोगे तो इसमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है, लगभग 330 स्क्वायर किलोमीटर का डिक्रीमेंट देखने को मिला है। यानी अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो 0.05, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी 2017 के कंपैरिजन में 2019 में डिक्रीमेंट देखने को मिला है, यानी डिक्रीज देखने को मिला है। वहीं पर अगर आप देखोगे फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अगर देखोगे तो वहाँ पर जो है 4306 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट देखने को मिला है प्रीवियस साल के कंपैरिजन में। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल फीचर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, यानी ISFR 2019 में। तो सबसे पहले नंबर तो इसने जो है एक न्यू चैप्टर ऐड किया है, फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसमें चैंपियन और सेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो 16 टाइप का फॉरेस्ट ग्रुप है उसका भी यानी पूरा असेसमेंट किया है, और उसमें जो स्पेसीज रिचनेस है, यानी डिफरेंट ट्री स्पेसीज जो है उसका भी असेसमेंट किया है। दूसरा चीज़ कि फॉरेस्ट और हाइड्रोलॉजी दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, एसोसिएटेड है, लिंक्ड है एक दूसरे से। इसीलिए इसने जो है वेटलैंड को, यानी फॉरेस्ट एरिया कवर में जो है, यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर में जो है वेटलैंड है उसका भी असेसमेंट इसने किया है। फिर एक न्यू नेशन वाइड स्टडी किया है जो कि असेस करता है कि पीपल जो रह रहा है उस एरिया में, यानी जो पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट फ्रिंज विलेजेज, यानी जो फॉरेस्ट एरिया है, जैसे ये मान लो आप फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे जो आसपास में जो लोग रह रहा है, यानी जो विलेज के लोग रह रहे हैं, पीपल रह रहे हैं, वो जो है फ्यूल वुड के लिए, फोडर के लिए, स्मॉल टिम्बर के लिए, बम्बू के लिए, ये सब के लिए कहीं ना कहीं क्या है, ये फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, इसीलिए उसका भी इसने इस बार असेसमेंट किया है। अब ये असेसमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा, तो जब भी गवर्नमेंट प्रोग्राम या कोई पॉलिसी लाएगी, यानी फॉर्मुलेट करेगी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अब क्या करेगी कि कोई प्रोग्राम या पॉलिसी लाएगी। फिर उसी तरीके से अगर देखोगे तो रिजल्ट ऑफ स्पेशल स्टडी ऑन फायर प्रोनेस ऑफ स्टेट ऑफ बेस्ड ऑन दी फायर अलर्ट जनरेटेड बाय FSI इन दी लास्ट 13 ईयर, यानी लास्ट 13 ईयर्स में जो फायर अलर्ट जो यानी डिफरेंट जो बेसिस यूज किया गया था, सिस्टम यूज किया गया था फायर अलर्ट को जनरेट करने के लिए, यानी फायर अलर्ट मैकेनिज्म जो है उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसके बारे में भी ये स्टडी किया है, और स्पेशल स्टडी किया है कि कौन सा स्टेट जो है ज़्यादा फायर प्रोनेस है।
फिर फॉरेस्ट कवर जो है स्लोप पे भी, ये पहले क्या होता था कि फॉरेस्ट कवर केवल एल्टीट्यूड पे यानी उसका असेसमेंट किया जाता है, इस बार जो है स्लोप पर यानी डिफरेंट स्लोप पे भी यानी डिफरेंट एलिवेशन पे भी उसका असेसमेंट किया गया है। एलिवेशन करने का मतलब 10 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, इस तरीके का एलिवेशन पे किया गया। फिर वेटलैंड जो है फॉरेस्ट एरिया में उसका भी असेसमेंट किया गया। फिर जो मेजर इन्वेजिव स्पेसीज है जो कि थ्रेट है फॉरेस्ट कवर के लिए, उसका भी असेसमेंट ये किया है। तो ये सब न्यू फीचर्स को इंक्लूड किया गया है 2019 वाले में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये एक स्टेटमेंट बना करके यूपीएससी पूछ सकता है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है, अब वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट कवर है, वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उसका दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। तो जिस तरीके से इंडिया में जो एफएसआई जो है ISFR पब्लिश करती है, उसी तरीके से ग्लोबल लेवल पे यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट किया जाता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना आपको कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट कौन करता है, तो FAO करता है यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करता है, जो कि हर एक 5 साल में यानी ये पब्लिश करता है। और ये जो होता है पूरा वर्ल्ड वाइड यानी जो है मोस्ट ऑफ द कंट्री का, किस कंट्री में कितना फॉरेस्ट रिसोर्सेस अवेलेबल है उसके बारे में ये असेसमेंट करता है, डिटेल देता है। ये लास्ट जो रिलीज किया गया था ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, वो लास्ट जो है पब्लिश किया गया था 2015 में। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप अगर देखोगे तो टॉप 10 कंट्री जो है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो सबसे टॉप पे है रसिया है। रसिया में अगर आप देखोगे एरिया वाइज देखोगे तो 8,14,931 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर में है, यानी हेक्टेयर एरिया जो है फॉरेस्ट कवर के अंदर में है। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो 20% यानी टोटल वर्ल्ड में जितना फॉरेस्ट कवर है उसका 20% एरिया जो है रसिया में है। उसी तरीके से अगर ब्राज़ील में देखोगे तो 12% फॉरेस्ट एरिया जो है ब्राज़ील में। उसी तरीके से कनाडा तीसरे नंबर पर, USA, चाइना, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पेरू, और इंडिया जो है वर्ल्ड में 10 नंबर पे आता है, यानी 10 नंबर पे उसका पोजीशन है फॉरेस्ट रिसोर्स में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। यानी इंडिया में जो है जितना फॉरेस्ट रिसोर्सेस है वर्ल्ड वाइड, उसका 2% एरिया जो है इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, यानी 2% फॉरेस्ट जो है इंडिया के पास है। फिर कंट्री रिपोर्टिंग द ग्रेटेस्ट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी पिछला जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 2010 में, उसके कंपैरिजन में किस किस कंट्री में जो है गेन देखने को मिला है, यानी बढ़ा है फॉरेस्ट कवर। तो चाइना में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है, चिली में है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिलीपींस, गबन, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया हो गया 8वें नंबर पे है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इंडिया में भी इंक्रीमेंट हुआ है, 0.3% का इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेस्ट एरिया में। तो ये था वर्ल्ड वाइड। अब अपन देखेंगे कि फॉरेस्ट कवर जो है एलोंग गंगा रिवर अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम में एक यानी ऑब्जेक्टिव एक्शन लिया गया है, यानी उसमें डिसाइड किया गया है कि हम फॉरेस्ट कवर लगाएंगे एलोंग दी बैंक ऑफ द रिवर, गंगा रिवर। तो उसके अंडर ये देखना है कि उसका भी यानी असेसमेंट किया है FSI ने कि फॉरेस्ट कवर जो है गंगा के एलोंग, गंगा रिवर के एलोंग कितना यानी इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है। तो गंगा अगर आप देखोगे तो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया का, और जो कि ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से हिमालय में, और ये लगभग लेंथ इसका है 2525 किलोमीटर में, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में तो यानी जो फ्लो करती है, ट्रेवर्स करती है। और ये 5 स्टेट से होकर के गुजरती है, वो है उत्तराखंड, उसके अंदर UP, उसके अंदर बिहार, उसके अंदर झारखंड, उसके अंदर फाइनली वेस्ट बंगाल में जाकर के बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये मर्ज हो जाती है। इसका जो टोटल बेसिन एरिया आप देखोगे, बेसिन मतलब हो गया कि अब जिसे आप बेसिन को ही देखते हो, तो बेसिन में क्या होता है कि आप कहीं से भी आप यानी हाथ धो तो क्या होगा, ये किसी एक पर्टिकुलर ड्रेन से क्या होता है, यानी पर्टिकुलर चैनल से क्या होता है पूरा वाटर उससे ड्रेन हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ये होता है कि रिवर का कैचमेंट एरिया कहने का मतलब ये हुआ कि या बेसिन, रिवर बेसिन ही बोलो या तो कैचमेंट एरिया बोलो, कि इसका जो डिफरेंट ट्रिब्यूटरी होगा, इसका भी डिफरेंट स्मॉल ट्रिब्यूटरी होगा, यहाँ से कहीं भी वाटर जो होगा वो फाइनली आकर के किस में मर्ज हो जाएगा, फाइनल एक चैनल से जाकर के मर्ज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं, पूरा एरिया को क्या बोलेंगे, कैचमेंट एरिया बोलेंगे या तो बेसिन बोलेंगे। तो टोटल ये 5 स्टेट में मिलाकर के अगर देखोगे तो टोटल जो बेसिन एरिया है वो है 0.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नमामि, इसी को ध्यान में रखते हुए एक नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2014 में, जून 2014 में एक नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जो कि इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन के है, यानी कंजर्व करना है उसका मेन काम। और एक ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, रिमूव करना,
कंजर्व करना, गंगा रिवर को कंजर्व करना और रिजुविनेट करना। यानी बहुत सारे जगह पे क्या हो गया, रिवर गंगा जो है यानी वहाँ पे उसका जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है, तो उसको क्या करना है, फिर से रिजुविनेट करना है। इनिशियल फेज में जो है ये 139 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल के 139 डिस्ट्रिक्ट में टोटल स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर जो एक्शन लिया जाएगा, यानी इसके अंदर जो मिशन के अंदर यानी प्रोग्राम के अंदर जो एक्शन डिसाइड किया गया है वो है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जाएगा, रिवर सरफेस क्लीनिंग किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी को जो है वहाँ पे जो जितने भी फ्लोरा फोना है उसको कंजर्व किया जाएगा, अफॉरेस्टेशन किया जाएगा, फिर पब्लिक अवेयरनेस जनरेट किया जाएगा, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग किया जाएगा कि इंडस्ट्री जो है यानी जो एफ्लुएंट है उसको डायरेक्टली क्या करती है, डायरेक्टली उसमें यानी गिरा देती है, डंप कर देती है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से यानी प्रोसेस करके उसके बाद में उसको डंप करना पड़ेगा। फिर गंगा ग्राम, ये सब इसमें एक्शन शामिल किया गया। इसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिंपल आप समझो ये शामिल किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए एफएसआई जो है एक एनालिसिस किया है पूरा फॉरेस्ट कवर का, जो कि जो मेन रिवर गंगा है, मेन रिवर यानी मेन ट्रिब्यूटरी जो है, यानी मेन गंगा जो है, जैसे ये गंगा है तो ये मेन जो लेंथ है इसका 5 किलोमीटर के बफर एरिया तक का जो है दोनों साइड का, यानी इधर भी 5 किलोमीटर एरिया, इधर भी 5 किलोमीटर एरिया, दोनों साइड के अलोंग जो है यानी फॉरेस्ट कवर को जो है असेसमेंट किया गया है। और वहीं पे इसका जो ट्रिब्यूटरी है, जैसे मान लो ये यमुना है, यमुना के जो इसका ट्रिब्यूटरी होगा उसके 2 किलोमीटर के बफर एरिया को असेसमेंट किया गया है, एनालिसिस किया गया है, यानी फॉरेस्ट कवर का मैपिंग किया गया है। इसी के बेसिस पे जो है, असेसमेंट के बेसिस पे ये आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि उत्तराखंड 5 स्टेट में ये गंगा रिवर फ्लो करती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये देखो यहाँ पे कितना एरिया, रिवर का एरिया जो है किस स्टेट में आता है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि 24,189.47 स्क्वायर किलोमीटर जो है उत्तराखंड में आता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में यानी सबसे ज़्यादा एरिया जो है गंगा रिवर कहाँ पे है, वो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद दूसरा नंबर पे उत्तराखंड में, तीसरा नंबर पे वेस्ट बंगाल, चौथा नंबर पे बिहार और पाँचवा नंबर पे झारखंड में, यानी झारखंड में सबसे कम एरिया है। अब इसमें जो है कितना फॉरेस्ट कवर है यहाँ पे, तो फॉरेस्ट कवर आप वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, इसको आप छोड़ दो, सीधा टोटल फॉरेस्ट कवर पे आ जाओ, तीनों को एडिशन करके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल जितना रिवर का स्केप एरिया है, यानी रिवर वाला जो एरिया है उसमें से जो है 9,858 स्क्वायर किलोमीटर में जो है टोटल फॉरेस्ट कवर है। फिर उसी तरह से उत्तर प्रदेश में देखोगे 967.18 स्क्वायर किलोमीटर में है। फिर बिहार में देखोगे 279.29 है। फिर उसी तरीके से झारखंड में 521.29 है। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में 3,454.33 है। तो एज ए परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज एरिया जो है कवर किया गया है, यानी फॉरेस्ट कवर है, वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे कहाँ पे है, वो है वेस्ट बंगाल में। तीसरे नंबर पे झारखंड, चौथा नंबर पे उत्तर प्रदेश और सबसे कम जो है वो बिहार में आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब अपन देखेंगे वेटलैंड के बारे में कि वेटलैंड जो है इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में किस एक्सटेंट तक फैला हुआ है। तो वेटलैंड आप देख सकते हो, ये फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया के इनसाइड, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के इनसाइड में जो वेटलैंड है, ये वेटलैंड है। यहाँ पे उसी तरीके से ये रंजीत सागर डैम लेक है जो कि पठानकोट में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, पंजाब में है। वेटलैंड इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉरेस्ट एरिया में क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम का पार्ट है। वेटलैंड जैसे हो गया, ये रिचनेस यानी बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाता है फॉरेस्ट एरिया में, चाहे वो फोनल बायोडाइवर्सिटी हो या तो फ्लोरल स्पेसीज हो, फ्लोरल डाइवर्सिटी हो, दोनों का बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट दिज वेटलैंड फ्रॉम सिल्टेशन। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये वेटलैंड को सिल्टेशन से यानी बचाया जा सके। सिल्टेशन में सेडिमेंट का उसमें डिपोजिशन हो जाना, उसी को बोलते हैं सिल्टेशन। फिर पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करना, फिर इंक्रोचमेंट जो हो रहा है डेवलपमेंट के कारण से वहाँ पे जो उस एरिया को इंक्रोच कर रहा है तो उसको मेंटेन करना। फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेस्ट, ताकि जो फॉरेस्ट से इकोसिस्टम सर्विसेज मिल रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, वो मेंटेन रह सके। वेल मैनेज्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आल्सो इंश्योर कंजर्वेशन एंड गुड हेल्थ ऑफ वेटलैंड लोकेटेड विद इन देम। यानी अगर आप अच्छे से एक वेल मैनेज्ड प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से कंजर्वेशन और गुड हेल्थ इंश्योर करेगा वेटलैंड का जो कि उसमें लोकेटेड है। इन व्यू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड विद इन द फॉरेस्ट and the emphasis being laid on wetland conservation in the country and exercise has been done by, इसी को ध्यान में रखते हैं, यानी इसी का वेटलैंड को इम्पोर्टेंस में ही ध्यान में रखते हुए FSI ने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक एक्सरसाइज किया है टू इन्वेंटराइज वेटलैंड विद इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। यानी फॉरेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कितना वेटलैंड है और
उसी को यानी असेस किया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। ये सेकंड देख सकते हो, ये भी एक वेटलैंड है जो कि रेणुका लेक है, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। ये वेटलैंड है। तो इसका असेसमेंट का रिपोर्ट क्या इसने दिया है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाईलाइट इसका अगर देखोगे तो अगर बिगर स्टेट में देखोगे तो गुजरात में जो है लार्जेस्ट एरिया जो है वेटलैंड के अंदर में है विद इन रिजर्व फॉरेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, और दूसरे नंबर पे जो है यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड है वो गुजरात में है। दूसरा नंबर पर कौन है, वेस्ट बंगाल है। अगर स्मॉलर स्टेट या यूटी में देखोगे तो सबसे नंबर पे कौन है, पुडुचेरी है। दूसरा नंबर पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वेटलैंड विद इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। उसी तरीके से अगर पूरा कंट्री में देखोगे एज ए होल तो टोटल नंबर वाइज अगर देखोगे तो टोटल 62,466 वेटलैंड है पूरा कंट्री में, इंडिया में। और वहीं पे देखोगे अगर एरिया वाइज देखोगे तो इसमें से जितना वेटलैंड है उसका जो एरिया कवर कर रहा है उसमें से 3.83% एरिया जो है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर में है। यानी 3.83% जो है वेटलैंड जो है यानी एरिया वाइज वेटलैंड जो है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर में है। अगर नंबर वाइज देखोगे और परसेंटेज के टर्म में देखोगे तो 8.13 जो टोटल नंबर है यानी 62,466 इसका जो है 8.13% वेटलैंड जो है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर में लोकेटेड है इंडिया में। फिर फॉरेस्ट कवर अगर हिल डिस्ट्रिक्ट में भी किया गया असेसमेंट, तो फॉरेस्ट कवर अगर हिल डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो 40.3% और जो टोटल एरिया है यानी लगभग 140 हिल डिस्ट्रिक्ट आता है उसमें से टोटल एरिया जो है उसका 40.3% जो है फॉरेस्ट कवर है। द करेंट असेसमेंट शो इन एन इंक्रीज ऑफ 0.19% यानी पिछले साल के कंपैरिजन में यानी 2017 के कंपैरिजन में 0.19% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर में हिली एरिया में। उसी तरीके से अगर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो 37.5% जो है जो टोटल एरिया है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का उसका 30.7% जो है फॉरेस्ट कवर के अंदर है। उसी तरीके से अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो 65.05% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया यानी नॉर्थ ईस्ट का जितना एरिया है उसका 65.05% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर में। तो ये टोटल हम लोगों ने देखा फॉरेस्ट कवर के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे ट्री कवर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ट्री कवर का डिफिनेशन जानते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भी 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है यहाँ पे और वहाँ पे 10% से ज़्यादा यानी कैनोपी डेंसिटी है तो वो क्या होगा, फॉरेस्ट कवर के अंदर में आएगा। लेकिन अगर 1 हेक्टेयर से कम लैंड होगा तो क्या होगा, तो अगर 10% से वहाँ पे अगर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है और 10% से कम कैनोपी डेंसिटी था तो वो स्क्रब के कैटेगरी में डिक्लेयर किया, उसको कैटेगराइज किया गया था। लेकिन अगर 1 हेक्टेयर से कम लैंड पे अगर ट्री ग्रो हो रहा है तो क्या होगा, वो किस कैटेगरी में आएगा। जैसे आप अगर अपने घर के बाहर यानी बागवानी में आप अपना बगीचे में आप अपना ट्री ग्रो कर रहे हो तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो ट्री कवर के अंदर आएगा या फॉरेस्ट कवर के अंदर में आएगा। तो डिफाइन किया जाएगा कितने एरिया में आप ग्रो कर रहे हो। अगर वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है और वहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है तो वो तब तो वो फॉरेस्ट कवर में आ जाएगा। लेकिन अगर कैनोपी डेंसिटी कम है 10% से और 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है तो वो क्या होगा, वो स्क्रब के कैटेगरी में आ जाएगा। वहीं पे अगर आप मान लो कि 1 हेक्टेयर से कम लैंड है और कैनोपी डेंसिटी कुछ भी हो तो वो क्या होगा, ट्री कवर के कैटेगरी में आएगा। तो ट्री कवर वो सारे एरिया होता है। ट्री कवर इज डिफाइंड एज ऑल पैचेज ऑफ साइज और लेस देन 1 हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर से ऑल ट्री पैचेज यानी 1 हेक्टेयर लैंड पे जो भी ट्री पैचेज है आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, वो क्या होना चाहिए, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर होना चाहिए। केवल जो भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आउटसाइड होगा वो क्या होगा, और 1 हेक्टेयर से कम चाहे वो ट्री पैचेज कुछ भी हो, कोई भी ट्री पैचेज हो 1 हेक्टेयर से कम लैंड पे होना चाहिए तो वो क्या होगा, ट्री कवर की कैटेगरी में आएगा। आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का कहने का मतलब ये हो गया जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये मान लो आप रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को डिनोट कर रहा है, ये मान लो फॉरेस्ट कवर को डिनोट कर रहा है। तो इतना एरिया क्या हो गया, इतना एरिया हो गया कि फॉरेस्ट कवर विद इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ये क्या हो गया कि ये हो गया फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड एरिया, फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड एरिया। तो ये तो क्या हो गया, फॉरेस्ट कवर है चुकी, तो फॉरेस्ट कवर है तो क्या हो गया, ये तो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये तो ट्री के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अब क्या बचा है, ये बचा है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इसमें क्या हो सकता है कि 1 हेक्टेयर से कम लैंड भी हो सकता है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भी लैंड हो सकता है। तो 1 हेक्टेयर से कम वाले लैंड वाला और जो भी आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होगा, आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, वो क्या होगा, वो ट्री कवर में आएगा। तो यहाँ पे आप देखो ये तो आपका क्या हो गया, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड पे तो ये तो फॉरेस्ट कवर के कैटेगरी में आ गया, ये भी फॉरेस्ट कवर के कैटेगरी में आ गया लेकिन विद इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है।
तो ये भी नहीं आएगा ट्री कवर के अंदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटसाइड फॉरेस्ट ये है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, लेकिन फॉरेस्ट कवर के अंदर में नहीं है। तो यहाँ पे लैंड क्या हो सकता है, 1 हेक्टेयर से कम होगा या तो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देखो 1 हेक्टेयर से अगर कम होगा तो ये तो ट्री कवर में आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये विद इन दी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए ये ट्री कवर में नहीं आएगा। ट्री कवर में वही आएगा, वही ट्री पैचेज आएगा और जो कि लेस देन 1 हेक्टेयर पे ग्रो हो रहा है, जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से क्या हो, आउटसाइड हो, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर हो। इट इंक्लूडेड ट्री इन ऑल फॉर्मेशन इंक्लूडेड स्केटर ट्री। ये स्केटर ट्री को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि आप अपने घर के बाहर आप जो लगाते हो ट्री, तो वो भी क्या आएगा, वो ट्री कवर के ही अंदर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, लीनियर प्लांटेशन अलोंग कैनाल, यानी कैनाल है, ये कैनाल के साइड में लगाया गया ट्री, तो ये क्या होगा, ट्री कवर के अंदर में आएगा। फिर ब्लॉक प्लांटेशन, यानी एक लैंड है वहाँ पे देखो आप यहाँ पे ग्रो किया गया है, तो ये ट्री कवर के अंदर में आएगा। फिर उसी तरीके से देखो यहाँ पे विलेज वुडलेट में यहाँ पे है ट्री कवर। फिर उसी तरीके से फार्म बंड में ग्रो किया गया है ट्री कवर। फिर देखो आप जो रोड के साइड में देखते हो ट्री, वो क्या होगा, वो ट्री कवर के अंदर में आएगा। फिर ट्री इन अर्बन सेटिंग, अर्बन एरिया में भी आप देख सकते हो, तो वो भी ट्री कवर के अंदर में आएगा। अब देखो, जब लेस देन 1 हेक्टेयर हो रहा था और आउटसाइड दी फॉरेस्ट एरिया हो रहा था, आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो रहा था, तो ये तो ट्री कवर के अंदर में आ गया। अगर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, यानी वो ऑल ट्री पैचेज, यानी जितने भी ट्री ग्रो हो रहा है वो आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के, यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर ग्रो हो रहा है, वो यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के परव्यू में नहीं है, और वहाँ पे यानी लैंड साइज कुछ भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंड साइज, चाहे वो लेस देन 1 हेक्टेयर हो या तो मोर देन 1 हेक्टेयर हो, तो इसको बोलते हैं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, TOF, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट ये माना जाता है, कि रेफर्स टू ऑल ट्री ग्रोइंग आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इरिस्पेक्टिव ऑफ पैच साइज, यानी लैंड का साइज कुछ भी हो, चाहे वो 1 हेक्टेयर से कम भी हो सकता है या तो 1 हेक्टेयर से वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो क्या होगा, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट हो गया। ट्री कवर में क्या हो गया, लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड में, लैंड पैचेज पे जो भी ट्री पैचेज ग्रो किया जाएगा, यानी ट्री ग्रो किया जाएगा आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, वो ट्री कवर के अंदर में आएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस पता हो गया होगा। तो जिस तरीके से हम लोगों ने ट्री कवर फॉरेस्ट कवर के बारे में देखा था, उसी तरीके से अब हम लोग ट्री कवर के बारे में देखते हैं कि ट्री कवर किस एरिया में कितना है। तो देखो आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखो, ये हो गया ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कंट्री का एरिया को बता रहा है, डिनोट कर रहा है, और उसके अंदर ये हो गया आपका ट्री कवर वाले एरिया को डिनोट कर रहा है। वहीं पे ये परसेंटेज ज्योग्राफिकल एरिया को डिनोट कर रहा है कि कितना परसेंट ज्योग्राफिकल एरिया का ट्री कवर के अंदर है। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट आप देखो, जिसे आंध्र प्रदेश का एग्जांपल देखते हैं, तो ज्योग्राफिकल एरिया है टोटल 1,62,968 स्क्वायर किलोमीटर, और ट्री कवर टोटल आउट ऑफ इतना में से ट्री कवर कितना है, तो 3,914 स्क्वायर किलोमीटर में ट्री कवर है। और ये अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो कितना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, इस स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया का टोटल कितना है, 2.4% है। अगर आप नंबर वाइज यानी एब्सोल्यूट नंबर में देखोगे, यानी एब्सोल्यूट नंबर में कितना एरिया सबसे हाईएस्ट ट्री कवर कहाँ पे, किस स्टेट में सबसे हाईएस्ट ट्री कवर है, तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, सबसे नंबर 1 पे। तो देखो 10,806 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 10,806 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ट्री कवर है। उसके दूसरे नंबर पे कौन आएगा, मध्य प्रदेश, 8,339 स्क्वायर किलोमीटर में ये है। उसके थर्ड नंबर पे आएगा राजस्थान, 8,112 स्क्वायर किलोमीटर। इस तरीके से टॉप 5 स्टेट को ध्यान में रखना है। तो देखो टॉप 5 स्टेट विथ हाईएस्ट एरिया अंडर, सॉरी यहाँ से नहीं, टॉप स्टेट विथ हाईएस्ट एरिया कवर्ड विथ ट्री, यानी ट्री कवर सबसे ज़्यादा टॉप 5 स्टेट में क्या है, एरिया वाइज हम देख रहे हैं। तो सबसे नंबर 1 पे कौन है, महाराष्ट्र, दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर पे राजस्थान, चौथा नंबर पे यूपी, और 5वां नंबर पे गुजरात है। फिर उसी तरीके से टॉप 5 स्टेट विथ लोएस्ट एरिया अंडर ट्री कवर, यानी टॉप 5 स्टेट जो है जहाँ पे सबसे कम जो है लोएस्ट एरिया है ट्री कवर का, एरिया वाइज हम देख रहे हैं। तो सबसे कम है कहाँ पे, सिक्किम में, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद गोवा, उसके बाद नागालैंड। फिर इसी तरीके से टॉप 5 स्टेट या यूटी विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्री कवर, यानी आप परसेंटेज वाइज के टर्म में देख रहे हैं कि जितना एरिया है उस स्टेट का, उसके रिस्पेक्ट में वो कितना जो है ट्री कवर है। तो चंडीगढ़ नंबर 1 पे है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा नंबर पे केरला है, चौथा नंबर पे गोवा है, फिर 5वां नंबर पे दादर एंड नगर हवेली है, और फिर ये हो गया 5 स्टेट हो गया, 5 स्टेट और यूटी। फिर उसी तरीके से हम देखेंगे टॉप 5 स्टेट विथ हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यानी फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को आप मिक्स कर दो, यानी ऐड कर दो। तो देखोगे सबसे नंबर 1 पे कौन होगा, मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नंबर पे महाराष्ट्र, फिर चौथा नंबर पे छत्तीसगढ़, और
उसके बाद में उड़ीसा। तो ये हो गया एब्सोल्यूट नंबर में, यानी एरिया वाइज देख रहे हैं अपन। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखोगे, एरिया कवर्ड अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर, यानी परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो टॉप 5 स्टेट यूटी में हो गया। सबसे नंबर 1 में होगा लक्षद्वीप, जिसका 91.3% जो है ट्री और फॉरेस्ट कवर है। और मिजोरम में देखोगे तो 87.5%, यानी जितना एरिया है मिजोरम का उसका 87.5% जो है उसमें क्या है, ट्री और फॉरेस्ट कवर है। फिर अंडमान एंड निकोबार उसमें 82.24%, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। इस तरीके से इसको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप टोटल एरिया देखोगे पूरा कंट्री का जो इसमें ट्री कवर है वो 95,027 स्क्वायर किलोमीटर में जो है, यानी टोटल जितना एरिया है कंट्री का, इंडिया का, उसका उसमें से जो है 95,027 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है, ट्री कवर है, जो कि कंट्री के एरिया का कितना है, 2.89% है टोटल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मैंग्रोव कवर के बारे में, क्योंकि ये मैंग्रोव कवर को भी कवर किया है, उस पर भी रिपोर्ट ये दिया। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव, मैंग्रोव्स क्यों सिग्निफिकेंट है। यही क्वेश्चन पूछा था मेंस में, आप लोगों ने देखा कि 2019 में यही पूछा था कि मैंग्रोव क्यों सिग्निफिकेंट है। तो मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव का सबसे पहले मतलब रूट सिस्टम जो होता है बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा, यानी आप समझो कि जटिल होता है, यानी बहुत ही डेंस होता है, और जो कि काफ़ी एफिशिएंट होता है डिसिपेटिंग द सी वेव एनर्जी। जो सी वेव एनर्जी होता है उसको एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। इसके कारण से ये क्या करता है, कोस्टल एरिया को जो है सुनामी से, स्टॉर्म सर्ज से और सोयल इरोजन, ये सब प्रॉब्लम से क्या करता है, वो बचाता है। वेव एनर्जी करने का मतलब जो टाइडल वेव आता है उससे प्रोटेक्ट करना, या सुनामी आ गया उससे प्रोटेक्ट करना। देयर प्रोटेक्टिव रोल हैज़ बीन वाइडली रिकॉग्नाइज्ड स्पेशली आफ्टर द डिवास्टेटिंग सुनामी ऑफ 2004, यानी जो इसका जो प्रोटेक्टिव रोल को तब रिकॉग्नाइज किया गया, यानी इसका इंपॉर्टेंस माना गया कि जब 2004 में सुनामी आया था, उसके बाद से इसका रोल को रिकॉग्नाइज किया गया था। फिर दूसरा आप इंपॉर्टेंस ये देखोगे कि मैंग्रोव रूट्स स्लो डाउन दी वाटर फ्लो। मैंग्रोव रूट्स उतना ज़्यादा कम्प्लेक्स होने के कारण से जो वाटर फ्लो होता है वो क्या होता है, उसको स्लो कर देता है। जब स्लो कर देगा तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। एनर्जी जब लो होगा तो सेडिमेंट का डिपोजिशन क्या होगा, एनहांस सेडिमेंट डिपोजिशन। उसके कारण से जो सेडिमेंट डिपोजिशन होगा वहीं पे हो जाएगा। देयरफॉर दे एक्ट एज ए जोन ऑफ लैंड क्रिएशन, यानी वहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे जमा होते चला जाएगा, यानी लैंड बनेगा। ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ फाइन सेडिमेंट्स इंक्लूडिंग हैवी मेटल कंटेनमेंट, दे आल्सो अरेस्ट कोस्टल इरोजन, ये कोस्टल इरोजन जो होता है उससे भी इसको प्रोटेक्ट करता है। और सोयल वाटर पोल्यूशन, यानी जो सेडिमेंट अब तक किस में जा रहा था, वाटर में, सिंपल यानी ओशियन में चला जा रहा था या सी में चला जा रहा था, वो अब क्या करेगा, उसमें जाने नहीं देगा। ये क्या करेगा, रोक के रख लेगा। तो इससे क्या होगा कि सी वाटर पोल्यूशन भी प्रोटेक्ट करेगा। दे एक्ट एज ए फर्टाइल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मैनी फिश स्पेसीज और मरीन फोना, यानी ये जो है बहुत सारे मरीन स्पेसीज के लिए भी ब्रीडिंग का काम करता है, फर्टाइल ब्रीडिंग का काम करता है। दे एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर कोस्टल कम्युनिटी। अब चूँकि ये ब्रीडिंग का काम करता है बहुत सारे मरीन स्पेसीज, जो कोस्टल कम्युनिटी होता है वो डिपेंडेंट होता है मरीन स्पेसीज पे, यानी एक्वेटिक स्पेसीज पे डिपेंडेंट होता है। तो कहीं ना कहीं उसका लाइवलीहुड को मेंटेन करता है, जो कि डिपेंडेंट ऑन कलेक्शन ऑफ हनी, टेनिस एंड वैक्स एंड फिशिंग के लिए डिपेंडेंट होता है, जो कि कोस्टल कम्युनिटी होती है, जो कि वहाँ पे कोस्टल एरिया में रहती है। मैंग्रोव आर इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक, ये इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक की तरह भी काम करता है। कार्बन सिंक करने का मतलब ये कार्बन को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव। फिर ग्लोबल स्टेटस क्या है मैंग्रोव कवर का, अगर आप देखोगे तो टोटल अगर आप देखोगे मैंग्रोव कवर पूरा वर्ल्ड में, तो वो टोटल है 15 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है मैंग्रोव टोटल वर्ल्ड वाइड, जिसमें से विच 1% ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो कि टोटल वर्ल्ड में जितना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसका 1% जो है क्या है, मैंग्रोव है। मैंग्रोव आर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 123 कंट्री में लगभग ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा। एशिया में जो है सबसे लार्जेस्ट एक्सटेंट देखने को मिलेगा मैंग्रोव का, लगभग 40% जो है वर्ल्ड का मैंग्रोव कवर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट और सेंट्रल अमेरिका, अब वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में देखने को, यानी यही 6 रीजन में जो है वर्ल्ड का जितना मैंग्रोव कवर है उसका 40% जो है इसी 6 रीजन में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें से भी जो 6 रीजन में है सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा साउथ एशिया में। साउथ एशिया है दी हाइस्ट परसेंटेज, यानी 6.8% जो है मैंग्रोव कवर जो है साउथ एशिया में है, जो कि लगभग 10,344 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है मैंग्रोव कवर। इंडिया में लगभग जो है 3% एरिया जो है 3% ऑफ टोटल मैंग्रोव कवर इन साउथ एशिया, यानी जितना मैंग्रोव कवर साउथ एशिया उसका 3% जो है इंडिया में है।
अब यहाँ पे आप डेटा भी देख लो एक बार कि टोटल मैंग्रोव कवर जो है इंडिया का वो कितना है, 3% जो है टोटल मैंग्रोव कवर ऑफ दी साउथ एशिया। साउथ एशिया का जितना मैंग्रोव कवर है उसका 3% जो है इंडिया में है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 12 कोस्टल स्टेट, जो कोस्टल स्टेट है 12 उसमें ये फैला हुआ है, जो कि एरिया वाइज अगर देखोगे तो 4975 स्क्वायर किलोमीटर में मैंग्रोव कवर फैला हुआ है। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखोगे 2017 के रिपोर्ट के कंपैरिजन में देखोगे तो 54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ मैंग्रोव कवर में, जो कि लगभग 0.15% है किसका, टोटल जोग्राफिकल एरिया कंट्री का। वेरी डेंस, इसमें भी 3 कैटेगरी हो गया, वेरी डेंस कवर हो गया, वेरी डेंस मैंग्रोव हो गया कैनोपी डेंसिटी के बेसिस पे, फिर हो गया मॉडरेटली डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया, फिर ओपन मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया। अगर वेरी डेंस मैंग्रोव का देखोगे तो लगभग ये 1476 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि 29.66% है टोटल मैंग्रोव एरिया का। अब मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट अगर देखोगे तो लगभग 1479 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि 29.73% होता है टोटल मैंग्रोव एरिया का ऑफ द कंट्री। और ओपन वाला जो हो गया, ओपन मैंग्रोव कवर लगभग 2020 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, जो कि 40.61% होता है टोटल मैंग्रोव कवर जो है कंट्री का। यानी सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव कवर है वो क्या है, ओपन मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है, और उसके बाद में जो है मॉडरेट है, उसके बाद में जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट है। अब इसका स्टेटस यहाँ पे देखते हैं इंडिया में कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा आप मैंग्रोव कवर देखने को मिलेगा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। दूसरे नंबर पे कौन होगा, तो दूसरे नंबर पे गुजरात है। पहला नंबर पे वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे गुजरात है। ये आपको याद रखना है कि टॉप स्टेट कौन सा है, तो टॉप 5 स्टेट याद रखना है कि वेस्ट बंगाल, गुजरात, उसका दूसरा, तीसरा नंबर पे कौन हो जाएगा, तीसरा नंबर पे आपका हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चौथा नंबर पे कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और 5वां नंबर पे हो जाएगा महाराष्ट्र, और 6ठा नंबर पे उड़ीसा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पहली बार जो है फॉरेस्ट टाइप और बायोडाइवर्सिटी एक न्यू चैप्टर ऐड किया है, जो कि क्या करता है कि चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है 16 टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट ग्रुप है, यानी फॉरेस्ट ग्रुप है, उसका ये असेसमेंट करता है। तो इसमें से आप देखोगे अभी तक आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि जो इंडिया में है सबसे ज़्यादा जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन जो न्यू रिपोर्ट आया है, यानी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में वो क्या है कि वो है 40.86% जो है वो इंडिया का जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। क्या है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि एनसीईआरटी में क्या था, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि अब चेंज हो गया है। तो इसीलिए आपको रिसेंट डेटा याद रखना है कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कंट्री में सबसे ज़्यादा है, जो कि लगभग 41% फॉरेस्ट कवर जो है क्या है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। और दूसरा नंबर पे क्या होगा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। और उसका तीसरा नंबर पे कौन होगा, तो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा। और ये ग्रासलैंड को भी कवर किया है। तो ग्रासलैंड अगर देखोगे पूरा इंडिया में कितना है, तो 1.74% जो एरिया है वो ग्रासलैंड है इंडिया में। अब इसका स्पेसीज रिचनेस के बारे में भी पता है, हर एक फॉरेस्ट ग्रुप के स्पेसीज रिचनेस के बारे में भी बताया है कि वहाँ पे कौन सा ट्री का स्पेसीज रिचनेस यानी सबसे ज़्यादा वेराइटी है। जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर टॉप 5 स्टेट देखोगे स्पेसीज रिचनेस ट्री के लिए, यानी ट्री का स्पेसीज रिचनेस अगर देखोगे तो टॉप 5 स्टेट में देखोगे तो सबसे ज़्यादा है कर्नाटका में। यानी कर्नाटका में सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ ट्री मिलेगा। स्पेसीज रिचनेस करने का मतलब वेराइटी ऑफ ट्री, डिफरेंट तरह का ट्री मिलेगा, देखने को मिलेगा। अगर ट्री स्पेसीज का बात करें तो कर्नाटका में लगभग 325 डिफरेंट वेराइटी ऑफ ट्री देखने को मिलेगा। फिर दूसरा नंबर पर तमिलनाडु, उसके अंदर आंध्र प्रदेश, उसके अंदर केरला, उसके अंदर उड़ीसा। आपको ये भले ही याद नहीं रखना है, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। फिर स्पेसीज रिचनेस ऑफ टॉप 5 स्टेट ऑफ फॉर हर्ब्स, यानी हर्ब्स स्पेसीज में अगर देखोगे, हर्ब्स स्पेसीज में तो स्पेसीज रिचनेस अगर देखोगे टॉप 5 स्टेट, इसमें सबसे ज़्यादा देखोगे हर्ब देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पे 272 डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी है हर्ब स्पेसीज का। फिर अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद फिर असम में, उसके बाद नागालैंड में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में। फिर स्पेसीज रिचनेस ऑफ टॉप 5 स्टेट फॉर श्रब्स, अगर श्रब्स के लिए देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, फिर तमिलनाडु में, फिर मेघालय में, उसके बाद केरला, उसके बाद असम। फिर अगर प्लांट के लिए देखोगे स्पेसीज रिचनेस टॉप 5 स्टेट देखोगे उसमें तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद केरला हो गया। तो इस तरीके से पूरा आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। कुछ याद रखना है या नहीं रखना है, ये ध्यान में रखना है आपको। ट्री के लिए कम से कम याद रखना स्पेसीज रिचनेस टॉप 5 स्टेट। अब है फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, यानी फॉरेस्ट फायर को भी ये मॉनिटर करती है। उसके अकॉर्डिंग देखोगे, इस डेटा के अकॉर्डिंग, यानी ऐसे ISFR 2019 के अकॉर्डिंग देखोगे डेटा का, तो देखोगे कि 21.40% ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री हाईली टू एक्सट्रीमली फायर प्रोन कैटेगरी में आता है। यानी लगभग 21% जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया का वो लगभग फायर प्रोन के कैटेगरी में आता है, यानी बहुत ज़्यादा ही वो
फायर वहाँ पे हो सकता है नहीं। तो इसके लिए, इसी से डील करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने एक नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किया था 2018 में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर। तो ये क्या बोलता है कि इसने रिकॉग्नाइज किया नीड टू रिवैम्प फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट, यानी फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट जो तरीका है मैनेजमेंट करने का फॉरेस्ट फायर को, उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम अप विथ नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर। इसी को ध्यान में रखते हुए कि फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, इसी को ध्यान में रखते हुए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है एक नेशनल एक्शन प्लान लेकर के आया फॉरेस्ट फायर पे 2018 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एक्शन प्लान का? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द इंसिडेंसेस ऑफ फायर, यानी जो फायर का इंसिडेंसेस है उसको रिड्यूस करना। कैसे करेगा? तो बाय इन्फॉर्मिंग, इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटी, जो फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटी है उसको इन्फॉर्म करके, उसको इनेबल करके और एम्पावर करके, एंड इंसेंटिवाइजिंग देम टू वर्क इन टेंडम विद द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और उसको प्रमोट किया जाएगा, यानी इंकरेज किया जाएगा कि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल करके यानी काम करें। द प्लान ऑल्सो एम टू रिड्यूस द vulnerability of forest against fire hazard across the diverse forest ecosystem in the country, यानी इस चीज़ को भी ये ध्यान में रखा है कि जो vulnerability है फॉरेस्ट का फायर हैजार्ड के अगेंस्ट, उस डिफरेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, उसको भी ध्यान में रखा गया है। और उसी को ध्यान में रखते हुए इसने क्या किया है कि इन्हांसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन इन फाइटिंग फायर्स, यानी क्या करेगा ये कि जो इंस्टीट्यूशन का कैपेबिलिटी है, नहीं नया टेक्नोलॉजी उसको प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना स्टाफ को, उसको क्या करेगा? इन्हांस करेगा उसका कैपेबिलिटी को जो इंस्टीट्यूशन है। एंड एक्सेलरेटिंग द रिकवरी आफ्टर फायर इंसिडेंट, यानी जब फायर इंसिडेंट्स हो चुका है तो उससे कैसे रिकवर किया जाए उसको भी एक्सेलरेट किया जाएगा, इस प्लान में ध्यान रखा गया। द प्लान प्रोग्रेस 9 स्ट्रेटजी टू एड्रेस द इशू, यानी प्लान जो है यानी 9 स्ट्रेटजी यानी प्रपोज करता है फायर प्रोन से डील करने के लिए, यानी फायर इशू से डील करने के लिए, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट, जिसमें से एक है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट यानी इस्टेब्लिश किया जाएगा एट FSI, यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पास। द नेशनल एक्शन प्लान ऑल्सो एक्नोलेज द रोल ऑफ FSI, इसका भी रोल को एक्नोलेज करता है बाय प्रोवाइडिंग टाइमली फॉरेस्ट फायर अलर्ट टू द SFD एंड कम्युनिटी। तो इस तरीके से आप पूरा इसको ध्यान में रखना है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर, इसको आप मेंस में लिख सकते हो। फिर इसमें जो है ग्रोइंग स्टॉक के बारे में भी डील किया है। स्टॉक क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कितना फॉरेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है। फॉरेस्ट रिसोर्स कहने का मतलब वुड कितना अवेलेबल है, उसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस कितना अवेलेबल है, फ्यूल वुड कितना अवेलेबल है, ये सब सारा कैलकुलेट करना। कार्बन स्टॉक कितना अवेलेबल है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कितना अवेलेबल है, इसी को बोलते हैं स्टॉक। तो इसमें भी देखने को मिला है कि इसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है कि टोटल ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड टू बी, यानी टोटल जो है माना गया है कि 5,915 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है इतना इंक्रीज हुआ है स्टॉक में। एंड जो जिसमें से जो है 4,273 जो है फॉरेस्ट एरिया के अंदर में आता है, यानी फॉरेस्ट एरिया के अंदर में आता है 1,642 जो कि आउटसाइड दी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर में आते हैं। यानी इतना जो हो गया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर में आ गया और इतना जो हो गया वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से आउटसाइड आता है। अगर टोटल कार्बन स्टॉक देखोगे, कार्बन स्टॉक क्या, आप फॉरेस्ट क्या करता है, कार्बन को सिंक एज ए कार्बन सिंक की तरह काम करता है। तो कार्बन स्टॉक अगर देखोगे फॉरेस्ट में तो वो लगभग एस्टिमेट किया गया है कि 7,124.6 मिलियन टन है कार्बन स्टॉक। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ 42.6 मिलियन टन का इंक्रीमेंट देखने को मिला है कार्बन स्टॉक में। वहीं पे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन देखोगे, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कहने का मतलब जो सॉइल होता है, सॉइल में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल पर प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट का रेसिड्यू हो गया, प्लांट का रेसिड्यू कहने का मतलब लीफ हो गया, उसका स्टेम हो गया, या और भी जब वो डेथ हो जाता है उसका प्लांट का, ट्री का, या ट्री काट कर छोड़ दिया तो वो क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं जाकर के मिक्स हो जाता है वहाँ पे, तो वो क्या हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, या वो स्पेसीज हो गया, लिविंग स्पेसीज हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, या अर्थवर्म हो गया। ये सब क्या हो गया, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पूल ऑफ कार्बन स्टॉक इन द फॉरेस्ट विच हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू 4,004 मिलियन टन के आसपास इसको एस्टिमेट किया गया। इट कंट्रीब्यूट्स टू द 56% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, जो कि टोटल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है उसमें से जो है 56% जो है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ही है। फिर है नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री। नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री मीन्स कितना स्टॉक है, अभी वही उसी से रिलेटेड है, स्टॉक से ही रिलेटेड है। तो नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री आर डन बाय फॉरेस्ट सर्वे इंडिया टू एस्टिमेट ग्रोइंग स्टॉक और स्टैंडिंग वॉल्यूम ऑफ ट्री, नंबर ऑफ ट्री, बैम्बू, सॉइल कार्बन,
हो गया अकरेंस ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड इन्वेजिव स्पीसीज, यानी इसका कैलकुलेशन किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, इसी बोलते हैं फॉरेस्ट्री इन्वेंट्री। द मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व्स स्ट्रेटिफाइंग द कंट्री इनटू 14 फिजियोग्राफिक जोन, यानी इसके लिए जो मेथोडोलॉजी यूज किया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि पूरा कंट्री को जो है नहीं उसको 14 जो है यानी 14 फिजियोग्राफिक जोन में डिवाइड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन ब्रॉड सिमिलरिटी इन क्लाइमेटिक एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर, यानी क्लाइमेटिक और फिजियोग्राफिक फैक्टर के बेसिस पे इसको 14 फिजियोग्राफिक जोन में डिवाइड कर दिया जाता है। अब एक है बम्बू रिसोर्सेस, यानी टोटल कंट्री में यानी पूरा इंडिया में जो है कितना बम्बू रिसोर्सेस है, तो टोटल देखोगे बम्बू बियरिंग एरिया जो है कंट्री में वो है 1,60,037 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है जहाँ पे बम्बू ग्रो किया जा रहा है। यानी अगर पिछले साल के कंपेरिजन में देखोगे तो 3,229 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बम्बू जो होता है फास्टेस्ट ग्रोइंग पेरेनियल प्लांट माना जाता है। पेरेनियल मीन्स जिसको एक साल से ज़्यादा कंप्लीट करने, उसका लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में एक साल से ज़्यादा लगता है, वो बैम्बू जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग पेरेनियल प्लांट माना जाता है। ये जो है मेनली पोसिए फैमिली से बिलोंग करता है या ग्रैमीन फैमिली से बिलोंग करता है। आर फाउंड इन दी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और माइल्ड टेम्परेट रीजन में ये देखने को मिलेगा, यानी ट्रॉपिकल एरिया में भी देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिकल एरिया में भी देखने को मिलेगा और माइल्ड टेम्परेट रीजन में भी देखने को मिलेगा। बैम्बू आर द डिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरली इन अबेंडेंस इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी सबसे ज़्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा बैम्बू तो वो देखने को मिलेगा ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में, और आइलैंड ऑफ द पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में जो आइलैंड है वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। एज पर एन FAO रिपोर्ट, यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो लगभग 1200 यानी 1200 स्पीसीज जो है इन 19 जेनरा वर्ल्ड वाइड, यानी 19 जेनरा में अगर जेनस में देखोगे तो उसमें से 1200 स्पीसीज जो है आइडेंटिफाई किया गया, यानी 19 जेनस है बैम्बू का और 1200 स्पीसीज आइडेंटिफाई किया गया है बैम्बू का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैम्बू इज अनइवन, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे क्या होगा ज़्यादा होगा बैम्बू, कहीं पे कम होगा। तो ये मेनली डिपेंड करता है क्लाइमेटिक फैक्टर पे, जैसे हो गया प्रेसिपिटेशन पे, टेम्परेचर पे, एल्टीट्यूड पे, सॉइल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। फिर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ नेचुरल बम्बू फॉरेस्ट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एशियन कंट्री में देखने को मिलेगा, जो कि मेनली 15 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में देखने को मिलेगा। इन इंडिया बैम्बू ग्रो नेचुरली ऑलमोस्ट थ्रू आउट द कंट्री, यानी थ्रू आउट द कंट्री आपको बैम्बू देखने को मिलेगा इंडिया में, एक्सेप्ट कश्मीर रीजन, कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन को छोड़ दिया जाए तो। अगर इंडिया में इसका स्टेटस देखोगे किस स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज ग्रो किया जा रहा है यानी बैम्बू का, तो वो आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, चौथा नंबर पे उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर असम, फिर कर्नाटका, फिर मणिपुर, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। इतना परसेंट एरिया जो है बैम्बू ग्रो किया जा रहा है वहाँ पे। अब पीपल एंड फॉरेस्ट, यानी लोग यानी आम आदमी और फॉरेस्ट किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, तो पीपल जो है वो क्या होता है कि फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होता है रिसोर्सेज के लिए, चाहे वो फ्यूल के लिए हो गया, चाहे वो फोडर के लिए हो गया, चाहे वो टिम्बर के लिए हो या बम्बू के लिए हो गया, इसके लिए क्या होगा फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहता है। तो इसी में से एक असेसमेंट दिया है इस रिपोर्ट में कि किस स्टेट का लोग सबसे ज़्यादा फ्यूल पे डिपेंडेंट है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 में है, यानी महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा फ्यूल जो है यानी फ्यूल पे लोग डिपेंडेंट है। दूसरा नंबर पे उड़ीसा, फिर राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, फिर कर्नाटका, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। उसी तरीके से फॉडर प्रोड्यूस के लिए किस स्टेट में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, तो वो उसमें आप अगर देखोगे उसमें है मध्य प्रदेश नंबर 1 है, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश है। फिर इसी तरीके से अगर बम्बू के लिए जो है किस स्टेट में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे, तो इसमें भी देखोगे मध्य प्रदेश नंबर 1 है, छत्तीसगढ़, उसका गुजरात, महाराष्ट्र, फिर उसको उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और असम लास्ट में। फिर हो गया टॉप 10 स्टेट इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट फॉर अ स्मॉल टिम्बर, यानी टॉप 10 स्टेट कौन कौन है जो कि स्मॉल टिम्बर के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। तो सबसे नंबर 1 यहाँ पे कौन सा है, तो मध्य प्रदेश फिर से हो गया 1, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। तो इस तरीके से पूरा ये कंप्लीट हो गया इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और पूरा जो है ये थोड़ा सा छूट गया था हम लोग का कि यहाँ पे आप देखो ट्री कवर जो है इंडिया में टोटल स्क्वायर किलोमीटर में देखो एरिया वाइज देखोगे तो 95,027 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया जो है ट्री कवर के अंदर है। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो 2.89% जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का वो ट्री कवर के अंदर में है। अगर करंट असेसमेंट देखोगे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो पिछले साल के कंपेरिजन में यानी 2017 रिपोर्ट के कंपेरिजन में
3976 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर में, जो कि 0.56% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, यानी सॉरी पिछले साल के कंपेरिजन में 0.56% से इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर। और वहीं पे ट्री कवर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 1212 स्क्वायर किलोमीटर का ट्री कवर में इंक्रीमेंट देखने को मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी 1.29% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये टोटल जो है इस तरीके से इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, और ये यहीं पे जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी कंप्लीट हो जाता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसका PDF के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।